हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज पढ़ेंगे हम लोग पार्ट 5 थर्मोडायनेमिक्स का 12th का फिजिक्स है। तो आज का टॉपिक है एयर कंडीशनर। क्या है? एयर कंडीशनर। ठीक है। तो वर्किंग ऑफ एयर कंडीशनर एंड अ रेफ्रिजरेटर इज एग्जैक्टली सिमिलर। ठीक है। तो कल हम लोग रेफ्रिजरेटर पढ़े थे, तो सेम वे में एयर कंडीशनर भी काम करता है। तो ये पॉइंट लिख लो, वर्किंग ऑफ एयर कंडीशनर एंड रेफ्रिजरेटर इज एग्जैक्टली सेम या सिमिलर। ठीक है। It differs from a refrigerator only in the volume of the chamber and rooms it cools down। ठीक है। तो बस इसका स्पेस में वैरी होता है। ठीक है। एयर कंडीशनर का स्पेस ज्यादा होता है और वॉल्यूम। ठीक है। तो लिख लो, इट differs from a refrigerator only in volume of chamber and room it cools down। ठीक है। देखो, for an air conditioner the evaporators coil are inside। ठीक है। तो लिखो, for air conditioner, from air conditioner the evaporator coils are inside the room that is to be cooled and conditioner is outside the room ठीक है। ये हो गया। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखो, एयर cooled by the evaporator coils inside the room is circulated by fan placed inside the air conditioner unit। ठीक है। इसके अंदर एक फैन होता है जो सर्कुलेट करता है एयर को। ठीक है। तो लिख लो, एयर cooled by evaporator coils inside the room is circulated by fan placed inside the air conditioning unit। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखें, द परफॉर्मेंस ऑफ एयर कंडीशनर इज डिफाइंड बाय। तो लिख लो, इफिशियंसी मतलब ईटा कैसे डिफाइन करते हैं? मोड ऑफ क्यूसी बाय डब्ल्यू से। ठीक है। ठीक है। तो इसको हम लोग हीट को और पावर को कैसे डिफाइन करते हैं वो भी देख लो। तो नेक्स्ट इज हीट को फॉर्मूला क्या आएगा? क्यूसी बाय टी टाइम से। ठीक है। क्यू क्या है? हीट, और एच क्या है? हीट रिमूव। तो QH हुआ ना? QH हुआ ना? द रेट ऑफ हीट रिमूव इज द करंट रेट, हीट रेट। तो इसको हीट रेट भी बोलते हैं। क्यूसी बाय टी को इसको क्या बोलते हैं? हीट रेट भी बोलते हैं, क्योंकि टाइम से डिफाइन कर दिया हूं ना, डिवाइड कर दो इसलिए। एंड टी इज द टाइम, क्यूसी इज द रिमूव्ड। क्यूसी क्या है? हीट रिमूव्ड है आपका, हीट रिमूव्ड। फिर वो हीट गेन। Therefore coefficient of performance of air consider can be। ठीक है। तो ये इक्वल टू पावर भी हो सकता है। W पावर क्या होता है? रेट ऑफ डूइंग वर्क ना। रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो P इक्वल टू W बाई टी होता है।
तो W की जगह पे मैं P इंटू टी लिख सकता हूँ ना, समझा? तो इस फॉर्मूला इक्वेशन 1 में डाल दो, ठीक है? क्या मिलेगा बताओ? और यहाँ से QC का वैल्यू क्या मिलेगा सेकेंड इक्वेशन से, H इंटू P, और यहाँ से यहाँ पे डाल दूंगा भाई, ठीक है? तो ईटा इक्वल टू क्या मिलेगा, QC की जगह पे HT डाल दो और W की जगह पे क्या डाल दूँ, P इंटू टी। तो T से T चला जाएगा तो क्या मिलेगा, H बाई P, हीट बाई पावर मिल गया ना, हीट बाई पावर, ठीक है? तो एयर कंडीशनर का वैल्यू K के करीब लगभग रेंज में 2.5 to 3 के करीब होता है, और कुछ है नहीं इसमें। चलो ये लिख लो, फिर हीट पंप पढ़ेंगे। नेक्स्ट देखो हीट पंप पढ़ेंगे, हीट पंप, ठीक है? तो देखो हीट पंप इज अ डिवाइस विच वर्क सिमिलर टू द रेफ्रिजरेटर। तो हीट पंप भी रेफ्रिजरेटर की तरह ही काम करता है, ठीक है? तो लिख लो हीट पंप is a device which works similar to a refrigerator, ठीक है? It is used to heat the building or similar larger structure by cooling the air outside it, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट लिख लो, it is used to heat a building, बिल्डिंग को हीट करता है, क्या करके, बाहर वाले टेम्परेचर को कूल करके, बिल्डिंग और सिमिलर स्ट्रक्चर by cooling air outside it, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट देखो, हीट पंप वर्क्स लाइक अ रेफ्रिजरेटर ऑपरेटिंग इनसाइड आउट, ठीक है? इट वर्क्स लाइक अ रेफ्रिजरेटर operating inside out. In this case, evaporator coils are outside and absorbs heat from the cold air from outside. तो इसका evaporator बाहर होता है, ठीक है? तो लिख लो evaporators coils are outside. evaporator coils are outside and absorb heat from cold air outside. The condenser coils are inside the building. कंडेंसर नहीं है ना, इधर साफ है, कंडेंसर coils are inside the building. Next देखो, they release the absorbed heat to the air. They release absorbed heat to air inside, thus warming the building. ठीक है? तो ठंडी के टाइम में हीट पंप हम लोग लगाते हैं बिल्डिंग को गर्म करने के लिए, ठीक है? चलो ये लिख लो, फिर हम लोग पढ़ेंगे लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो अभी नेक्स्ट टॉपिक देखो अपना, लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे। लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है? तो देखो, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स टेल्स दैट हीट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वर्क एंड वर्क कैन बी कन्वर्टेड इनटू हीट। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता था, हीट को हम लोग वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं ना, और
दूसरा स्टेटमेंट क्या है, वर्क को हीट में कर सकते हैं, मतलब ये दोनों रिवर्सिबल रिएक्शन है ना, ठीक है। फिर देखो इट इज नियरली ए क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट ऑफ द इक्विवेलेंस ऑफ हीट एंड वर्क। तो फर्स्ट थर्ड पॉइंट देखो, It doesn't tell whether any particular process can actually occur। तो ये प्रोसेस के बारे में नहीं बोलता है, कौन, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। तो लिख लो, इट डज नॉट टेल अबाउट प्रोसेस। तो कौन सा प्रोसेस होगा, थर्मोडायनेमिक्स होगा, एडियाबैटिक होगा, क्या प्रोसेस होगा उसके बारे में कुछ नहीं बोलता ना, रिवर्सिबल होगा, इरिवर्सिबल होगा, ठीक है। लाइक लिख सकते हो, लाइक आइसोथर्मल, एडियाबैटिक और आइसोकोरिक, आइसोबैरिक, जितने प्रोसेस आते हैं उसके बारे में कुछ बोलता ही नहीं है, ठीक है। According to first law of thermodynamics, heat may or its own flow from an object at high temperature at a lower temperature। इसमें नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ये हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ जाता है, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। नेक्स्ट देखो, we know that periodically heat can't flow from an object at lower temperature to another temperature, ठीक है। तो इसमें क्या बोलता है कि ये आगे फॉरवर्ड तो जाता है लेकिन बैकवर्ड ये नहीं जाता है, लोअर से हायर नहीं जाता है। कट मतलब क्या है, डजंट फ्लो, ठीक है। इसका मतलब क्या है, लोअर से हायर नहीं जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डजंट प्रेडिक्ट इट्स प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन। तो ये प्रैक्टिकली नहीं करते ना हम लोग, ये तो थ्योरेटिकल वैल्यू बोल रहा हूँ ना भाई, इधर से इधर जाता है, प्रूफ तो करके नहीं दिखाया हुआ, ठीक है। तो ये थ्योरेटिकल वैल्यू है खाली, थ्योरेटिकल वैल्यू, ठीक है। इट इज नॉट प्रैक्टिकल, नॉट प्रैक्टिकल, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वी कुड कन्वर्ट ऑल 100% ऑफ हीट अवेलेबल टू अस इनटू वर्क, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में क्या करते हैं हम लोग, 100% अगर हीट है तो इसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं वर्क में, ठीक है। सिमिलरली ऑल वर्क्स कुड बी कन्वर्टेड इनटू हीट, लेकिन ऐसा पॉसिबल है कि रियल लाइफ में नहीं ना, और वर्क को हीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि उसको खुद को भी कुछ एनर्जी कंज्यूम करते हैं ना, तभी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इतना ये नहीं है, वैलिड नहीं है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है ना। Thus first law of thermodynamics doesn't prevent us from converting heat into work and work entirely into heat, ठीक है। तो ये प्रिवेंट करता है, this limitation lead to the formulation of another law of thermodynamics called second law of thermodynamics, ठीक है। तो इसके कारण क्या आ गया, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। तो देखो, it is irreversible process define the preferred direction of reversible process। It is found that it is impossible to build a building engine 100% efficiency। That is, it is not possible to build a heat engine that completely convert into heat into work, ठीक है। तो ये तुम्हारा 100% की बात होगी। तो लिख लो, ये स्टेटमेंट लिख लो, it is not possible, not possible to build a heat engine that can completely convert heat into work, ठीक है। ये लिख लो। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है 8 पॉइंट देखो, सिमिलरली फॉर अ रेफ्रिजरेटर इट इज इम्पॉसिबल टू रिमूव हीट विदाउट एनी वर्क ऑन अ सिस्टम, ठीक है। तो रेफ्रिजरेटर से हम लोग हीट नहीं निकाल सकते एनी वर्क का, तो इफिशिएंसी ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर कैन बी इनडिफाइंड, ठीक है, विदाउट थर्मोडायनेमिक्स लॉ। तो सेकंड ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज जनरली प्रिंसिपल व्हिच पुट कंस्ट्रेंट अपॉन द डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो। तो इसका देखो, लिमिटेशन ऑफ हीट इंजन का दिया, देखो डायग्राम, ग्राफ बना के, ठीक है। स्टार्टिंग मान लो यहाँ तक है, ए तक, यहाँ से बी तक गया, ये तुम्हारा बी पॉइंट। तो ये हाइट कम हो गया, मतलब इफिशिएंसी कम हो गया ना, मतलब जितना हीट सप्लाई किया उससे हाफ में काम कर रहा है, तो ये लिमिटेशन ऑफ इफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन हो गया, लिमिटेशन
ऑफ हीट इंजन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट टू डिफरेंट हाइट्स। तो ये समझ गया ना, दो हाइट्स पे है। यहाँ पे तो हाई एनर्जी है, इसका लो एनर्जी ना, क्योंकि हाइट कम है, तो ये लिमिटेशन भी बोल सकते हैं इसको। नेक्स्ट देखो, एक डायग्राम बनाता हूँ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का। देखो ये तुम्हारा 800 केल्विन टेम्परेचर है, ठीक है, और यहाँ पे तुम्हारा कम रखता हूँ, मान लो 400 केल्विन रखा हूँ। हीट ऐसे फ्लो होगा, ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो, ये है तुम्हारा QH, ये क्या है W, ये क्या है QC। ठीक है, तो कंसीडर एन ऑब्जेक्ट A एट ए हाइट h above द ग्राउंड एंड अनदर हाइट h/2 ऑफ अ ऑब्जेक्ट B। तो ठीक है, ये दो ऑब्जेक्ट्स का कंडीशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ B इज हाफ ऑफ दैट ऑफ A। तो इसका पोटेंशियल एनर्जी निकालोगे तो mgh आएगा, ये 1 ले लो। तो इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगा 2 mgh/2 ना। तो देखो ये फर्स्ट वाले का हाफ है ना पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो सिमिलरली हीट इंजन इज सोन ऑपरेट्स बिटवीन 800 to 400। तो इसका इफिशियंसी कितना हो गया, ईटा इक्वल टू 400 डिवाइडेड बाय टोटल ना, तो कितना होता है बताओ, 1/2 मतलब 50% बना, समझा। तो ये 50% इफिशियंसी की बात कर रहे हैं। चलो ये लिख लो, फिर हम सेकंड लॉ बताता हूँ अच्छे से, ठीक है। तो देखो ये तुम्हारा टेम्परेचर के फॉर्म में मैं एक्सप्लेन कर दिया हूँ, और ये तुम्हारा हाइट के फॉर्म में, ठीक है। तो इफिशियंसी देखो कम हो गया ना। 102 पेज नंबर पे देखो अनुज, क्या है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का स्टेटमेंट पढ़ेंगे अभी। क्या पढ़ेंगे हम लोग, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। तो देखो वी नो दैट हीट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वर्क बाय यूजिंग अ हीट इंजन, ठीक है। तो हीट को हम लोग वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, बाय यूजिंग हीट इंजन, हीट इंजन। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, however our practical experience says that entire heat supplied to the working substance can be never converted into mechanical work, ठीक है। तो टोटल हम लोग इसको कन्वर्ट नहीं कर सकते ना, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो नेक्स्ट देखो सेकंड ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, इट इज इम्पॉसिबल टू एक्सट्रैक्ट एन अमाउंट QH फ्रॉम अ हॉट रिजर्वर। तो इसको हीट के फॉर्म में बात किया तो मैं भी लिख देता हूँ सेकंड ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का स्टेटमेंट, इट इज impossible to extract an amount of heat that is QH from a hot reservoir, and use it all to do work, ठीक है, W। नेक्स्ट देखो some amount of heat can be exhausted to cold reservoir। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, heat और some amount लिखो, some amount of heat that is QC must be exhausted to a cold reservoir, ठीक है। This provide the probability of perfect heat engine। तो ऐसा होने से क्या होता है, परफेक्ट इंजन नहीं बनता, मतलब 100% इफिशियंसी नहीं देगा, ठीक है। मान लो 100 जूल यूज किया है तो वर्क मान लो 80 जूल का हो रहा है, ठीक है। दोनों का यूनिट सेम होता है, तो 100 जूल हीट सप्लाई किया तो वर्क मान लीजिए 80% हो रहा है, तो 20% कहाँ गया, उसको कंज्यूम करने में ना, उसको भी खुद को एनर्जी चाहिए। तो देखो इसका मैं डायग्राम बना के सिखाता हूँ। तो समटाइम इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इंजन लॉ, इंजन स्टेटमेंट ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। तो जो अभी मैं डायग्राम बनाया था वही है, तो बना लो फिर से।
ऊपर में हॉट रिजर्वर रहेगा, हॉट रिजर्वर, ठीक है, और नीचे में क्या है, कोल्ड रिजर्वर, ये हो गया कोल्ड रिजर्वर, ठीक है। हीट को ऐसे कर लो, ठीक है। चलो लिखो फटाफट, तुम लोग भी डायग्राम बनाओ साथ में। ये तुम्हारा QH हो गया, ये W हो गया, ये QC हो गया, कोल्ड रिजर्वर, सेकंड ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हो गया, ठीक है। तो 4.25 इज अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेकंड ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ऑफ हीट इंजन, ठीक है। तो ये तुम्हारा हीट इंजन का डायग्राम हो गया, हीट इंजन विच फॉलोज द सेकंड ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। या इसको सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का भी ग्राफ बोल सकते हो, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ऑल हीट इंजन लूज सम हीट टू द एनवायरनमेंट ऑफ अ परफेक्ट इंजन, ऑल द हीट QH एक्सट्रैक्टेड कांट बी यूज्ड टू वर्क, ठीक है। तो ये तुम्हारा सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हो गया। तो इसका तुम्हें डायग्राम, एनर्जी फ्लो डायग्राम बना के दिखा सकता हूँ। ये वहां पे हॉट रिजर्वर ही लगाओ, हॉट रिजर्वर, ठीक है। तो इसका एनर्जी फ्लो डायग्राम कैसा होगा, ऐसा, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा QH, ये क्या हो गया W, ठीक है। तो ये तुम्हारा एनर्जी फ्लो डायग्राम हो गया, एनर्जी फ्लो डायग्राम, ठीक है। नेक्स्ट देखो, दिस फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज कॉल्ड केल्विन प्लैंक्स स्टेटमेंट, ठीक है। तो इसको हम लोग, एक साइंटिस्ट था उनके नाम पे भी नाम देते हैं, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, ठीक है। तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। तो हीट इंजन तो एक एग्जांपल हो गया ना सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का। तो इसको दूसरा स्टेटमेंट क्या लिख सकते हैं सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर हीट टू फ्लो अ कोल्डर बॉडी टू अ वार्मर बॉडी विदाउट एनी वर्क हैविंग बीन डन टू कंप्लीट दिस फ्लो, ठीक है। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कोल्ड को पूरा हॉट में डायरेक्ट कन्वर्ट कर सकते हैं, सम वर्क तो जरूर होगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, इट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, फॉर हीट टू फ्लो फ्रॉम a colder body to a warmer body without any work being done to accomplish दिस फ्लो। तो ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का स्टेटमेंट भी हो गया, ठीक है। चलो ये लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। पढ़ेंगे हम लोग सेकंड लॉ का अलग फॉर्म, ठीक है, उसको बोलते हैं क्लॉसियस स्टेटमेंट, क्लॉसियस स्टेटमेंट, ठीक है। तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स समटाइम्स इज कॉल्ड एज रेफ्रिजरेटर लॉ। तो सेल्सियस लॉ किसके बारे में बताया था, रेफ्रिजरेटर लॉ भी बोलते हैं इसको, रेफ्रिजरेटर लॉ, ठीक है। तो देखो, और रेफ्रिजरेटर स्टेटमेंट ऑफ सेकंड ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। तो इसका पहले मैं डायग्राम बना देता हूँ, एनर्जी फ्लो ऑफ परफेक्ट रेफ्रिजरेटर, ठीक है। तो ये बना लो तुम लोग भी साथ में, ये आपका हॉट रिजर्वर है, ठीक है। इसके नीचे क्या है, कोल्ड रिजर्वर, कोल्ड रिजर्वर, ठीक है। ये तुम्हारा W कर रहा है काम, ये हो गया QH, ये हो गया QC,
ठीक है, ये सब का एरो ऊपर ही है। एट टीसी है ये कोल्ड रिजर्वर, एट टीएच है। ठीक है, तो ये एनर्जी फ्लो डायग्राम ऑफ परफेक्ट रेफ्रिजरेटर हो गया। एनर्जी फ्लो ऑफ परफेक्ट रेफ्रिजरेटर, परफेक्ट रेफ्रिजरेटर। ठीक है, और इसको एनर्जी फ्लो डायग्राम भी बोलते हैं। चलो एनर्जी फ्लो डायग्राम राइट में बताता हूँ। चलो ये बना लो, यहाँ पे लिख लो कोल्ड रिजर्वर। ठीक है, यहाँ पे बनेगा कोल्ड रिजर्वर, कोल्ड रिजर्वर। ठीक है, ये हो गया QH, ये हो गया QC, एट TH लिख लो, एट TC। ठीक है, तो फिगर 4.12 ड्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अप्लाइड ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स दिखा दिया हो। ठीक है, तो प्रैक्टिकल रेफ्रिजरेटर रिक्वायर्स अ वर्क टू बी extract heat QH from a cold reservoir and to a eject to a hot reservoir. The statement means that, तो इसका स्टेटमेंट देखो क्या बोलता है। स्टेटमेंट मीन्स दैट spontaneous flow of heat from an object at a colder reservoir is not possible. ठीक है, तो spontaneous flow मतलब जो वन साइडेड फ्लो होता है उसको बोलते हैं spontaneous flow of heat from an object at cold temperature is not possible, ठीक है। नेक्स्ट देखो फिर क्या है, कार्नोट साइकिल एंड कार्नोट इंजन पढ़ेंगे। तो सेक्शन 4.4.3 we have discussed the concept of reversible and irreversible at length। ठीक है, तो सिग्निफिकेंस ऑफ रिवर्सिबिलिटी इन थर्मोडायनामिक्स पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक देखो अभी क्या पढ़ेंगे, सिग्निफिकेंस ऑफ रिवर्सिबिलिटी इन थर्मोडायनामिक्स। सिग्निफिकेंस ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ठीक है। तो देखो वी नो दैट रिवर्सिबल प्रोसेस इज अ बाइडायरेक्शनल प्रोसेस। ठीक है, तो रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है, मतलब ए से बी भी बन रहा है और बी से ए भी बन रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये है आपका रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस, तो ये बाई डायरेक्शनल, मतलब यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ बनता है, तो इसको बाई डायरेक्शनल प्रोसेस भी बोलते हैं, बाई डायरेक्शनल प्रोसेस। ठीक है, इट फ्लो एग्जैक्टली द सेम स्टेप इन आइदर डायरेक्शन। दिस रिक्वायर्स द प्रोसेस टू टेक प्लेस इज इन फाइट असेंबली स्मॉल स्टेप्स। तो ये स्मॉल स्टेप्स में होता है, ठीक है, स्मॉल स्टेप में होता है। Difference between the state variable in two infinitely closed statements should be small. This could be possible if the system is in thermodynamics equilibrium in the environment through the change. ठीक है, तो ये तो पता चल गया, ये रिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में हो गया। अभी नेक्स्ट देखो इरिवर्सिबल प्रोसेस। ऑन कॉन्ट्ररी इट इज यूनिडायरेक्शनल प्रोसेस, मतलब सिर्फ ए से बी बनता है, तो इसको बोलते हैं इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन होता है, तो इसको बोलते हैं यूनि डायरेक्शनल, यूनि डायरेक्शनल। ठीक है, इट कैन टेक प्लेस इन ओनली इन वन डायरेक्शन। एनी इरिवर्सिबल प्रोसेस इज नॉट इन थर्मल इक्विलिब्रियम एनवायरनमेंट। तो ये थर्मल इक्विलिब्रियम नहीं शो करता है, थर्मल इक्विलिब्रियम। चलो लिख लो फटाफट। फिर पढ़ेंगे मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन एंड कार्नोट साइकिल। 11 घंटा हो गया दिन का। 104, हाँ, तो मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन अभी पढ़ेंगे। मैक्सिमम मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन, ठीक है, एंड कार्नोट साइकिल, एंड
कार्नोट साइकिल। ठीक है, तो देखो वी नो दैट कन्वर्जन ऑफ वर्क टू हीट इज एन इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो अगर तुम वर्क को हीट में कन्वर्ट करते हो तो ये आपका रिवर्सिबल प्रोसेस है, मतलब इरिवर्सिबल है ना, इरिवर्सिबल। हीट को वर्क में नहीं कन्वर्ट कर सकते, वो तो बोल दिया था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में ना कि ये ऐसे होता है, लेकिन सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स तुम्हारा इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए पॉसिबल है। ये तुम्हारा सेकंड लॉ का स्टेटमेंट है, समझ में आया मयूरी? ठीक है, नेक्स्ट देखो, हीट इंजन वुड कन्वर्ट मैक्सिमम हीट इनटू वर्क इफ ऑल इरिवर्सिबल प्रोसेस शुड बी अवॉइडेड। अगर इरिवर्सिबल प्रोसेस नहीं लेंगे तब कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं पॉसिबल है। ठीक है, इन दिस केस इफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन कैन बी मैक्सिमम। तो ये साइंटिस्ट का नाम था कार्नोट। ठीक है, तो देखो ये इन्होंने दो केसेस बनाया। तो केस 1 सुनो, एक्सचेंज ऑफ हीट स्टेप A टू B इन 4.21। किधर दिया है फिगर, नंबर किधर है? 4.21 4.21 किधर है? ये तो पीछे है। हाँ, ये डायग्राम की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये डायग्राम मैं बना देता हूँ पहले, ऐसे मार साथ में तुम लोग भी बना लो फटाफट डायग्राम। चुप ना क्यों डायग्राम बनाना बोल A से B बना लो माना फिर और C से D बना लो। ठीक है, Y एक्सिस पे प्रेशर लिख लो और X एक्सिस पे क्या लिख लो? टेम्परेचर लिख लो। चलो इसके बारे में एक्सप्लेन करता हूँ मैं। तो देखो, एक्सचेंज ऑफ हीट फ्रॉम स्टेप A टू B, A से B गया और फिर C से D गया। ठीक है, C से D और A से B। फॉर दिस रिवर्सिबल हीट इंजन कैन बी आइसोथर्मल। तो देखो कांस्टेंट टेम्परेचर है ना, तो देखो A से B गया तो टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट। टेम्परेचर इक्वल टू कांस्टेंट। और यहाँ से भी यहाँ गया तो क्या है? टेम्परेचर कांस्टेंट। C to C तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? आइसोथर्मल प्रोसेस बोलते हैं ना, जो टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, तो आइसोथर्मल प्रोसेस। है ना क्लियर सबको? और वो आइसोबैरिक दो। हाँ, नेक्स्ट देखो, इट इज पॉसिबल इफ वर्किंग सब्सटेंस इज एट टेम्परेचर TH of the source while absorbing heat. The working substance should be at temperature cold TC while rejecting the heat. तो ये पॉइंट ऐड कर देता हूँ मैं। ठीक है, तो ये पॉइंट को लिख लो, इम्पोर्टेंट है। दिस इज पॉसिबल, दिस इज पॉसिबल It is if working substance is at temperature TH of source. While absorbing heat. ठीक है, the working substance should be at temperature of cold temperature reservoir TC. ठीक है, working substance should be at temperature of cold reservoir TC while rejecting heat. ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट स्टेप में ये फर्स्ट स्टेप एक्सप्लेन करनी हो कांस्टेंट टेम्परेचर का। नेक्स्ट देखो, B से C गया, फिर सेकंड स्टेप में कहाँ गया? B से C, तो ऐसे गया। ठीक है, और दूसरा है T से A, ऐसा। तो क्या हो रहा है? ऑब्जर्व करो, यहाँ से यहाँ पे गया तो टेम्परेचर बढ़ा ना, और यहाँ से आ गया तो घटा। ठीक है, तो देख लो, फॉर वर्क टू बी रिवर्सिबल द प्रोसेस शुड बी एडियाबैटिक। ठीक है, तो
रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए क्या होना चाहिए? एडियाबैटिक प्रोसेस होना चाहिए, रिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। तो इज डन। और रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होगा? वर्क डन होगा, ठीक है। लेकिन ये कंडीशन क्या है? प्रोसेस शुड बी एडियाबैटिक, प्रोसेस शुड बी एडियाबैटिक में क्या होता है? Q इक्वल टू 0 होता है, हीट सप्लाई 0 होता है ना, ये होगा। तो साइकिल में दो चीज हुआ, दो आइसोथर्मल प्रोसेस मिला, ये वाला और ये वाला ना, ठीक है। ध्यान से देखिए, इसका मार रहे इसको। 1 और 2 तुम्हारा क्या है? आइसोथर्मल प्रोसेस है, और 3 और 4 क्या मिला? एडियाबैटिक। तो 3 और 4 क्या है तुम्हारा? एडियाबैटिक प्रोसेस। मैं बोला मैं मारने को बोले एडियाबैटिक, मेरा था पढ़ दो, ठीक है। चलो ये लिख लो। तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग? इसको और डायग्राम में एक्सप्लेन कर देता हूं मैं, ठीक है। तो देखो, ये देखो, यहाँ पे ऐसे लिख लो QH। तो ये तुम्हारा हीट एब्जॉर्ब रिप्रेजेंट करता है, एब्जॉर्ब, ठीक है। आइसोथर्मल एक्सपेंशन, ये तुम्हें अलग से ही बना देता हूँ, एक अलग डायग्राम में एडियाबैटिक का। ठीक है, वो तो मैं डायग्राम एक्सप्लेन कर ही दिया, एक और सुन लो, ठीक है। इसमें थोड़ा अलग से दिया ना, इसलिए ये पॉइंट को टच कर लो ऐसे। तो ये तुम्हारा A हो गया, ये तुम्हारा B हो गया, B हो गया, C और ये D। चलो साथ में बनाओ तुम लोग भी। ये A हो गया, आएगा। 6 डिग्री। तो ये तुम्हारा QH हो गया, QH मतलब हीट एब्जॉर्ब। जल्दी लिखो, ये इंपॉर्टेंट डायग्राम है, एब्जॉर्ब, ठीक है। तो इसका यहाँ पे प्रेशर को यहाँ पे अलग अलग लिखा है। तो ये 0.1 को प्रेशर 1 दिया है, P1, ठीक है। ये नीचे जा रहा है P2, फिर इस पॉइंट को बोला है P4, फिर नीचे में आ गया ये P3, ठीक है। ये y एक्सिस पे प्रेशर है, ठीक है। ये स्टार्ट होता है V1 से, मतलब यहाँ से स्टार्ट हुआ V1, फिर V4, ये हो जाएगा V2, ये है तुम्हारा V3, ये वॉल्यूम हो गया। ये हो गया एडियाबैटिक एक्सपेंशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, ठीक है। ये QC, ये हो गया हीट रिजेक्टेड, हीट रिजेक्टेड, ठीक है। और C से T गया हूं तो आइसोथर्मल कंप्रेशन है, ठीक है। ये लिख लो, आइसोथर्मल कंप्रेशन, कंप्रेशन। और ये एडियाबैटिक को लिख दिया। ये हो गया तुम्हारा आइसोथर्मल एक्सपेंशन, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, ठीक है। ये हो गया एडियाबैटिक एक्सपेंशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, ठीक है। लिख लो फटाफट। ये कार्नोट इंजन हो गया। चलो ये डायग्राम में, चलो देखो, ये इसका देखो इफिशियंसी निकाल देंगे कार्नोट इंजन का। तो ईटा इक्वल टू क्या आएगा? W/QH। तो ये हो जाएगा 1 माइनस QC डिवाइडेड बाई QH इक्वल टू 1 माइनस TC/TH, ठीक है। तो ये तुम्हारा इफिशियंसी देगा। चलो लिख लो, फिर आज के लिए इतने ही रखते हैं, फिर कल मिलेंगे नए जोश के साथ। नहीं सर, नहीं।